चंगेज खान इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया जानती है। चंगेज खान दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह है जिसने अपने जीते जी 4 करोड़ लोगों को मौत की घाट उतार दिया, शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज के दरिंदे सैनिक जिस भी देश पर हमला करते थे, वहां के राजा, आम लोग और यहां तक कि जानवरों को भी मौत की घाट उतार देते थे। चंगेज खान एक ऐसा खूंखार हत्यारा था कि वो जिस रास्ते से गुजरता था वहां मौत और तबाही के सिवा कुछ नहीं बचता था। उसके सैनिक शहरों और गांवों को लूटते समय अपनी निशानी के तौर पर लोगों के कटे सिरों का ढेर लगाते जाते थे। सिर्फ लूट और हत्याएं ही नहीं बल्कि उसने बड़े पैमाने पर महिलाओं का बलात्कार भी किया। सुंदर दिखने वाली महिलाओं को तो वो अपनी हरम में शामिल कर लेता था और बाकियों का कत्ल करवा लेता था। दुनिया के सबसे खूंखार सम्राटों में से एक जिसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी का खात्मा कर दिया था। चीन के लोग उसे जंगली कहते थे तो यूरोप वाले शैतान। उसने हालांकि किसी में फर्क नहीं किया, जो भी रास्ते में आया काट डाला गया। मंगोलिया के पठारों में रहने वाला एक कबीलाई लड़का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बना? ऐसा क्या था उसमें कि सभ्यता की दुहाई देने वाले चीन और पर्शिया उसके सामने टिक नहीं पाए? और ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों में उसका डीएनए मिलता है? चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद भी 40,000 लोगों को कैसे मारा और कोई भी देश चंगेज खान की कब्र को क्यों नहीं खोज पाया? तो बताएंगे आपको इसी वीडियो में, बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चंगेज खान का नाम था तिमुचिन। तिमुचिन मंगोलिया के एक कबीले में पैदा हुआ था। कहा जाता है कि तिमुचिन जब पैदा हुआ उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा था। कबीलाई परंपरा में इसका मतलब था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। हालांकि दुनिया पर राज करने के लिए जरूरत होती है सेना की। मंगोलिया में कोई एक साम्राज्य नहीं था, अलग अलग कबीले थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। इसी लड़ाई के चक्कर में तिमुचिन के पिता की हत्या हो गई। तिमुचिन का एक सौतेला भाई था। परिवार की कमान संभालने के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हुई और तिमुचिन ने भाई को मार डाला। कहते हैं कि एक रोज शिकार के बाद तिमुचिन का भाई मछली लेकर भाग गया। इसी बात पर तिमुचिन को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने भाई की पीठ पर तीर चला दिया। जैसे जैसे तिमुचिन बड़ा हुआ उसने तमाम कबीलों को एक किया, उनमें आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध भी हुआ। सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई भी हुई। फिर साल 1206 में तय हुआ कि कबीले आपस में सुलह करेंगे। मंगोलियाई सरकारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई। इस काउंसिल में तिमुचिन को तमाम मंगोलों का सरदार घोषित किया गया। यहीं से तिमुचिन को एक नया नाम मिला, चंगेज खान। इस तरह तिमुचिन चंगेज खान कहलाया, जिसका मतलब था दुनिया का बादशाह। इस नाम को असलियत बनाने के लिए चंगेज खान ने अपने सैन्य मुहिम की शुरुआत की। पहला नंबर आया चीन का। वर्तमान में हम जिसे बीजिंग कहते हैं, उस वक्त इसे झोंगडू के नाम से जाना जाता था। झोंगडू जिन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पूरी तरह सुरक्षित था। बल्कि इसके निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि चीन के लोग मंगोलियाई लोगों को जंगली समझते थे, उनमें कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। चंगेज खान ने अपनी सेना सहित ग्रेट वॉल पर हमला कर दिया और चीन के बड़े हिस्से पर चंगेज खान का कब्जा हो गया। अगला नंबर आया पर्शिया का। यहाँ चंगेज खान ने धीरज से काम लिया। उसने अपने कुछ जासूस भेजे लेकिन उन्हें पकड़कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद चंगेज ने एक आधिकारिक राजदूत भेजा। कुछ रोज बाद राजदूत का कटा हुआ सिर उसके पास वापस आया तो चंगेज खान ने जंग का ऐलान कर दिया। साल 1219 में लड़ी गई शुरुआती युद्ध में मंगोल सेना हारती दिख रही थी। मंगोल सेना पीछे हटने लगी। ये देखकर दुश्मन अति आत्मविश्वास से भर गया। पर्शिया के शाह को उम्मीद थी कि चंगेज खान एक और बार हमला जरूर करेगा और ऐसा हुआ भी। चंगेज खान ने इस बार दूसरी तरफ से हमला किया। इस रास्ते में लंबा रेगिस्तान पड़ता था। शाह को कतई उम्मीद नहीं थी कि मंगोल फौज रेगिस्तान को पार कर पाएगी। कुछ दिनों के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। मंगोल फौज ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नेस्तनाबूद कर डाला। यहां तक कि शहर के कुत्ते भी मार डाले। इस तरह युद्ध करते हुई उसकी सेना यूरोप में पोलैंड और यूक्रेन तक पहुंच गई।
साल 1223 तक चंगेज खान क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक बन गया। उसकी सेना अति क्रूर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि बंजारों की एक फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर भारी कैसे पड़ गई। इस सवाल का जवाब मंगोलों की युद्ध नीति में छुपा था। पहली बात, चंगेज खान ने अपनी सेना को मेरिट के आधार पर तैयार किया था। दूसरा कारण, चंगेज खान खुद एक कबीलाई धर्म मानता था जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी, लेकिन उसने कभी किसी और धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई, इसीलिए सभी धर्म के लोग उसकी सेना में शामिल थे। तीसरा कारण था उसके घोड़े। मंगोल हल्के बख्तर वाले घोड़ों में चलते थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार तेज होती थी। मंगोल सैनिक युद्ध करते हुए सिर्फ अपने पैरों से घोड़ों को नियंत्रित करते थे। इस तरह उनके हाथ एकदम फ्री रहते थे, जिनसे वो दौड़ते दौड़ते तीर कमान का इस्तेमाल करते। एक खास बात यह भी थी कि चंगेज खान की सेना कभी भारी भरकम कारवां के साथ नहीं चलती थी। चंगेज खान खुद साधारण टेंट में रहता था, यहां तक कि मंगोल सेना के पास राशन भी बहुत कम रहता था। मुश्किल आने पर वो बूढ़े, जख्मी और बीमार घोड़ों को मार कर खा लेते थे। इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज खान जिस भी साम्राज्य पर हमला करता, वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लेता था। मंगोल सेना किसी दूसरे राज्य पर हमला करने जाती तो उन गुलामों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी चंगेज खान किसी युद्ध के लिए जाता तो वो अपने गुलामों को सबसे आगे जाने के लिए मजबूर करता था, या फिर गुलाम मंगोल सेना से पहले ही निहत्ते मारे जाते थे, क्योंकि ये लड़ भी नहीं सकते थे। इससे मंगोल सेना को ना के बराबर नुकसान होता था। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना के 3 साल बाद 1209 में चंगेज खान ने शीजिया के टेंगर्स साम्राज्य पर बड़ा हमला किया, पहला, जिसमें उसने पहली बार 30,000 गुलामों को अपनी सेना के सामने ढाल बना के खड़ा किया। ये चीनी सैनिक उसने 1203 से 1209 के बीच चीन के कई इलाकों पर हमला करके पकड़े थे। इस युद्ध में इनमें से ज्यादातर गुलाम निहत्ते मारे गए, जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और हद तो तब हो गई जब साल 1223 में उसने मध्य पूर्व में ख्वारिज्म पर हमला किया तो उसने उन लाखों मुस्लिम कैदियों को अपनी ढाल बनाया जो ख्वारिज्म के पहुंचने से पहले पकड़े थे। चंगेज खान ने इन गुलामों का महत्व केवल उन खिलौनों की तरह समझा जिन्हें वो कभी भी तोड़ सकता था। उसने इनका इस्तेमाल न केवल युद्ध में बल्कि अपने साम्राज्य के विकास में भी किया। चंगेज खान के दरिंदे सैनिक उन गुलामों से नर्क से भी बदतर व्यवहार करते थे। ठंडी हो या गर्मी, उन्हें तन ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं दिए जाते थे। उनसे नहरें खुदवाई जाती थी, किले की दीवारें बनवाई जाती थी, पक्की सड़कें बनवाई जाती थी और जब चाहा उनका शोषण किया जाता। ये तो कुछ भी नहीं है। चंगेज खान के शासनकाल में मंगोल लोग इन गुलामों के बीच कीड़े मकोड़े की तरह लड़ाई करवाते थे और खुद दर्शक बनकर तमाशा देखते थे। इन गुलामों को तब तक रुकने की अनुमति नहीं होती थी जब तक दोनों में से किसी एक की मौत न हो जाए। जब इन लोगों का मन इन दो गुलामों की लड़ाई से भर जाता था तो उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ ऐसा काम भी किया जिसने उस समय मानवता का गला घोट दिया, और ये भयानक काम था गुलामों का यौन शोषण। चंगेज खान के शासनकाल में गुलामों के यौन उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं थी। युद्ध में चंगेज की सेना औरतों को सामान की तरह लूटती थी। फिर चंगेज के बेटे, पोते और सैनिक उन औरतों पर खूब जुल्म करते। जब चंगेज खान खुद दूसरे राज्यों के सामने युद्ध जीत जाता तो वो उन राज्यों की राजकुमारियों का अपहरण कर लेता था और उनका यौन शोषण करता था। चंगेज की 500 से ज्यादा पत्नियां थी जिनसे उसने हजारों बच्चों को जन्म दिया। उन बच्चों ने और भी बच्चों को जन्म दिया। इसलिए कहा जाता है कि आज भी दुनिया भर में 1.5 करोड़ लोगों की रगों में चंगेज खान का खून दौड़ता है। इतिहास के कई राजाओं की तरह चंगेज को भी हाथियों पर अत्याचार करने में मजा आता था, क्योंकि जंगल के सबसे बड़े जानवर को भी बेबस महसूस कराकर वो अपनी ताकत और दुनिया में अपनी कदकाठी को लेकर संतुष्टि पाता था। इसलिए चंगेज खान अक्सर किसी ऊंचे पहाड़ के पास बैठ जाता और अपनी सेना को 100 हाथियों के साथ पहाड़ की चोटी पर भेज देता, जो उन हाथियों को नीचे धकेल देती, और जब हाथी नीचे गिर जाता तो चंगेज खान उसे तड़पता देख मुस्कुराता था। चंगेज की नजर में इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं थी। जब उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया तो उसमें निशापुर, मरव और हेरांत नाम की दुनिया के 3 सबसे अमीर शहर थे। फरवरी 1221 में चंगेज ने अपनी सेना को मरव पर हमला करने का आदेश दिया और उसने हर सैनिक को कम से कम 300 लोगों को मारने का आदेश दिया।
मंगोल सेना जानवरों की तरह मरों में घुस गई और वहां 13 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया। इस महायुद्ध में चंगेज का साथ दे रहा था उसका दामाद टचर, जिसे निशापुर यानी आज के ईरान के एक योद्धा ने मार गिराया। जब यह खबर मंगोल साम्राज्य तक पहुंची तो चंगेज के बेटे का दिल टूट गया और वो कई दिनों तक रोती रही। ये देखकर चंगेज खान गुस्से में आग बबूला हो गया और अप्रैल 1221 में उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। चंगेज के आदेश से मंगोल सेना निशापुर पर टूट पड़ी और उन्होंने न केवल 17.5 लाख लोगों को मारा बल्कि लाखों जानवरों को भी मार डाला। उसके बाद मृत लोगों के 3 बड़े पिरामिड बनाए गए, एक पुरुषों के लिए, दूसरा महिलाओं के लिए और तीसरा बच्चों के लिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी चंगेज खान के परिवार पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह मरव और निशापुर के बाद हेरात को भी तबाह कर दिया गया और इस हमले में मंगोल सेना ने लगभग 57 लाख लोगों को मार डाला। ये संख्या कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ चुका था। इस तरह दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा करने, 4 करोड़ लोगों को मारने और 140 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति कमाने के बाद 1227 में चंगेज खान की रहस्यमयी मृत्यु हो गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की कब्र कहाँ है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। चंगेज दुनिया का एकमात्र ऐसा तानाशाह है जिसने मरने के बाद भी हजारों लोगों को मौत की घाट उतारा। दरअसल जब चंगेज खान की मौत हुई तो उसके बेटे ने उसकी आखिरी वसीयत पढ़ी, जिसमें चंगेज ने लिखा था कि मुझे कहाँ दफनाया जाएगा, यानी मेरी कब्र का स्थान किसी को नहीं पता चलना चाहिए ताकि भविष्य में कोई मुझे ढूंढ न सके। उस दौर में मंगोल साम्राज्य की परंपरा थी कि वे अपने शासक के हर आदेश का पालन करें। इसलिए जब चंगेज खान को दफन स्थल पर ले जाया जा रहा था तब रास्ते में दिखने वाले हर व्यक्ति और जानवर को मार दिया गया। फिर उसे दफन करने के लिए अनगिनत गड्ढे खोदे गए, उनमें से एक में उसे दफन कर दिया गया। इस दौरान चंगेज की अंतिम यात्रा में 2000 लोग शामिल हुए जिन्हें पता था कि चंगेज को कहां दफन किया गया है। चंगेज खान की अंतिम विधि के बाद कई एकड़ जगह पर हजारों घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि जमीन हर तरफ से एक जैसी दिखे और किसी को पता न चले कि चंगेज को दफनाने के लिए कहां गड्ढा किया गया। और फिर शुरू हुआ कत्लेआम उन 2000 लोगों का जो चंगेज खान के अंतिम क्रिया में पहुंचे थे। जब सैनिकों की पहली टुकड़ी ने इन 2000 लोगों को मारा तब दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची और मंगोल सेना की पहली टुकड़ी के साथ मिलकर उन्होंने 1000 घोड़ों को मार डाला जो वहां दौड़ाए गए थे। फिर तीसरी टुकड़ी आई और उसने दूसरी टुकड़ी को मार डाला। ये प्रक्रिया कई बार चली और ये कत्लेआम कई जगहों पर हुआ ताकि असली जगह छिप जाए। कहा जाता है कि इसके बाद मंगोल सेना की निगरानी में उस क्षेत्र में बहने वाली नदी की दिशा भी बदल गई और आज भी बहती नदी के नीचे जाकर कई किलोमीटर तक खुदाई करना असंभव है। इसलिए चंगेज खान की लाश को कोई नहीं खोज पाया। आश्चर्य की बात तो ये भी है कि सैनिकों ने नदी की दिशा बदलने वाले मजदूरों को भी मार डाला। फिर सैनिकों की उस टुकड़ी को भी मार दिया गया। ये प्रक्रिया तब तक चलती रही जब तक कि आखिरी व्यक्ति जिसे चंगेज खान की कब्र के बारे में कुछ भी पता था उसे मार दिया गया। इस तरह उनकी मृत्यु के बाद भी लगभग 40,000 लोग मारे गए। लेकिन चंगेज खान क्यों नहीं चाहता था कि कोई उसकी कब्र ढूंढ पाए? तो इसके साथ उसका मानना था कि भविष्य में कोई भी उसके मृत शरीर को न ढूंढे और उसकी नकल न करे और कोई भी उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा न करे। इसी कारण से उसने कभी अपनी कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति नहीं बनवाई और जो तस्वीर बनाई गई वो भी उसकी मृत्यु के बाद बनाई गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो कैसे लगी ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे एक और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।